Hello dear students, welcome to your own study platform Concept Corridor and I am your mentor Yogita Dhami. So today we are here going to find out the NCERT solutions of chapter 7 Heat Transfer in Nature for class 7 Science. बेटे इस चैप्टर में जितने भी NCERT क्वेश्चंस दिए हुए हैं they are conceptual. They need the in-depth knowledge of the concept. Without concept clarity, you will find difficulty in comprehending these questions and also understanding the answers. So what are you supposed to do? First of all, check out the one shot of this chapter which I have already uploaded. अगर मिस कर दिया है तो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. पहले उसको जाके देखो, क्लियर योर कंसेप्ट एंड देन कम फॉर दीज क्वेश्चंस. आई कैन गारंटी बेटा मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर आप खुद से दे पाओगे. ठीक है, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो. एंड यस, if you want me to keep on working hard for you like this, don't forget to subscribe the channel, like this video and share it among your friends also. ठीक है, now let's get started and here we go. First question. Choose the correct option in each case. Okay, beta first question mein there are 3 MCQs. We are going to solve them. First MCQ. Your father bought a saucepan made up of 2 different materials A and B as shown in the figure 7.14. Okay, ये है आपका saucepan. So material A here, the part which is kept on the flame in which you cook the food and B part by which you hold it. है ना? तो पता होगा material कौन सा होगा? Yes. The material A and B have the following property. इसका आंसर I think maximum of you know, है ना? If you know the answer, tell me in the comment with question number or with the time stamp. ठीक है, बताओ फटाफट से कौन सा होगा. Both A and B are good conductor. Obviously no. बेटा good conductor कौन सा होगा? जो flame पे रखते हैं, जो handle है, that should be insulator, है ना? तो यहाँ पर B जो होगा आपका poor conductor होना चाहिए. देखो, A and B both are poor conductor. No. A is good conductor and B is poor conductor. Yes, this is the answer. ठीक है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं, रॉन्ग ही होगा वो. नेक्स्ट, पिन्स आर स्टक टू मेटल स्ट्रिप विद अ वैक्स एंड बर्निंग कैंडल इज केप्ट बिलो द रॉड. दिस एक्सपेरिमेंट, ये मैंने आपको वन शॉट में प्रॉपर करके दिखाया था बेटा, है ना? आई हैव ऑलरेडी शोन यू एवरीथिंग हियर. अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है. इन वन शॉट और जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ एक्सप्रेशन के लिए, वहां पर कैंडल कॉर्नर पे रखी थी, है ना, एट द एंड, एंड देन 1 2 3 4 पिन्स वर इन अ रो. लेकिन यहाँ पर क्या है? यहां पर पिन है आपकी सेकेंड और थर्ड कैंडल के बीच में. हियर दिस इज द प्लेस. सो हीट ट्रांसफर विल टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन. यहां से बेटा मेटल इस साइड को भी है और इस साइड को भी है. सो दोनों ही साइड में आपका हीट ट्रांसफर होगा इन सीक्वेंस, है ना, इन सीक्वेंस. तो सबसे पहले गर्म कौन सा होगा? सबसे पहले गर्म कौन सी होगी बताओ? यहां पे कोई एक गर्म होगा कि दोनों होंगे? ऑफकोर्स 2, बिकॉज बोथ द डायरेक्शन हीट इज ट्रांसफरिंग, राइट? So second and third will receive heat first, then followed by first and fourth, है ना? ये पिक्चर को देख के हम कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं पहले विदाउट रीडिंग दी ऑप्शंस. ठीक है बेटा, ऑप्शन पढ़ने से पहले हमेशा क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लो. इट विल बी इजी फॉर यू टू आंसर. ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं. ऑल द पिन्स विल फॉल ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम. नेवर. ये कभी नहीं हो सकता बेटा कंडक्शन में, क्योंकि कंडक्शन में हीट हमेशा सीक्वेंस में जाती है ना? तो साथ में पिन तो कभी गिर ही नहीं सकती. नेक्स्ट, पिन फर्स्ट एंड सेकंड का ग्रुपिंग नहीं हो सकता. फर्स्ट एंड सेकंड विल फॉल अर्लियर. नो, वो दोनों ग्रुप में कभी नहीं होंगे. पहले सेकंड को हीट रिसीव हो रही है. नेक्स्ट, पिन फर्स्ट एंड सेकंड विल फॉल लेटर अगेन. नो, पिन सेकंड एंड थर्ड आ गए. देखो, सेकंड एंड थर्ड, यस, पिन सेकंड एंड थर्ड विल फॉल ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम. दिस इज ट्रू, है ना, बिकॉज हीट इज ट्रांसफरिंग ऑन बोथ द साइड. सो ऑलमोस्ट सेम टाइम पे दोनों गिरेंगे. सो डी इज द आंसर. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. अ स्मोक डिटेक्टर इज अ डिवाइस दैट डिटेक्ट्स स्मोक एंड साउंड्स एन अलार्म. ओके बेटा, स्मोक डिटेक्टर एक डिवाइस होता है, किसी रूम में फिट किया जाता है. अगर वहां गलती से स्मोक प्रोड्यूस हो गया तो उसको डिटेक्ट करके वो अलार्म बजाता है. सो बेसिकली इट इज अ फायर अलार्म. ठीक है, नाउ suppose you are fitting a smoke detector in your room. The most suitable place for this device will be near the floor, middle of the wall, on the ceiling, anywhere in the room. Okay. बेटा जिस हिसाब से ऑप्शन है, इनको आंसर करने से पहले एक बार स्मोक का मूवमेंट को समझते हैं. स्मोक विच इज एक्चुअली अ हॉट गैस, है ना? इट इज वार्मर देन द सराउंडिंग एयर. वार्म एयर ऑलवेज राइजेज अप. ऑलवेज राइजेज अप मतलब ऊपर जाएगी. तो आपका डिटेक्टर कहाँ होना चाहिए? फ्लोर पे? नो, इट शुड बी समवेयर एट द टॉप. अब बताओ टॉप में कहां पर होगा? यहाँ नियर द फ्लोर? नो. इन द मिडल ऑफ द वॉल? नो. ऑन द सीलिंग? यस, छत पे होना चाहिए ना. सो ऑन द सीलिंग. क्लियर? चलो नेक्स्ट वन. सेकेंड क्वेश्चन. नाउ अ शॉपकीपर सर्व्स यू कोल्ड लस्सी इन अ टम्बलर. ओके, एक ग्लास में आपको लस्सी मिली है कोल्ड. बाय चांस द टम्बलर हैड अ स्मॉल लीक.
Okay, you were given another tumbler by the shopkeeper to put the leaky tumbler in it. Okay, शॉपकीपर ने आपको एक टम्बलर में लस्सी दी, ठंडी लस्सी, उसमें गलती से छेद हो गया है. नाउ ही हैज गिवन यू वन मोर टम्बलर, उसके अंदर आप उसको रख लो ताकि आपका फिर फर्दर वो गिरे ना, है ना. नाउ विल दिस अरेंजमेंट हेल्प टू कीप द लस्सी कोल्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम? एक्सप्लेन. ओके बेटा, ये जो अरेंजमेंट हुआ अभी 2 ग्लासेस का, इससे क्या लस्सी ज्यादा देर तक ठंडी रहेगी? ये कौन से कंसेप्ट का क्वेश्चन है? विच कंसेप्ट? इफ यू नो अगेन टेल मी इन द कमेंट्स. फटाफट आंसर बताओ बेटा. ये है कंसेप्ट एयर पे. एयर इज अ पुअर कंडक्टर और अ गुड कंडक्टर, उस पे, है ना. अभी इसके अरेंजमेंट को देखते हैं एक बार. ये देखो, ये आपका ग्लास टम्बलर है ना. दिस वॉज द फर्स्ट वन. इसमें लीक हो गया तो इन्होंने क्या किया, एक और ग्लास दिया आपको और उसने आपने उसको से बाहर रख दिया है. समथिंग लाइक दिस. यही तो अरेंजमेंट हुआ. नाउ दिस अरेंजमेंट विल इट हेल्प टू कीप द लस्सी कोल्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम? ऑफ कोर्स यस. अब कैसे? वाई? बिकॉज बेटा यहाँ पे जो 2 ग्लास आपने एक के अंदर एक डाले, उनके बीच में क्या है? एयर इज ट्रैप्ड. व्हेन एयर इज ट्रैप्ड, सो एयर लेयर इज देयर एंड एयर इज अ पुअर कंडक्टर. इट विल नॉट अलाउ द हीट ऑफ द सराउंडिंग. अभी लस्सी ठंडी है और सराउंडिंग आपका वार्म है, तो आप क्या लिखोगे? इट विल नॉट अलाउ द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग टू ट्रांसफर इनसाइड. टू ट्रांसफर इनसाइड, है ना. तो हीट जहां पे ज्यादा गर्मी होती है वहां से दूसरे डायरेक्शन का फ्लो लिखना पड़ता है. ठीक है. सो हियर एयर इज अ पुअर कंडक्टर. इट विल फॉर्म अ लेयर and this layer will not allow the heat from surrounding to transfer inside the lassi, so lassi will remain cold for longer time. Am I clear? Understood? चलो आंसर देखो. Yes, this arrangement will help to keep the lassi cold for, okay, let me raise it. Yes, this arrangement will help to keep the lassi cold for a longer time because between the 2 tumblers air will be trapped and air is a poor conductor of heat. So this trapped air will act as an insulating layer and will keep the lassi cold for a longer time. Easy है, समझ में आ गया. चलो next one, question number 3. State with reason whether the following statements are true or false. Okay, there are 4 statements. True है या false है पहले find out करना है और उसके बाद reason भी देना है. True होगा तब भी reason देना है, false होगा तब भी reason देना है. ठीक है. चलो. Heat transfer takes place in solid through convection. Convection. Heat transfer take place in solid through convection? No, conduction. Convection कहाँ होता है? Convection एयर और लिक्विड में होता है जहां पर पार्टिकल मूव कर सकते हैं, है ना. सो स्टेटमेंट तो आपका फॉल्स हो गया. अब रीजन क्या दोगे? क्या रीजन दोगे बेटा? इन कन्वेक्शन द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल टेक्स प्लेस एंड दैट इज नॉट पॉसिबल इन सॉलिड. सॉलिड के पार्टिकल तो फिक्स होते हैं, है ना. तो आंसर कैसे लिखोगे? इन कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस थ्रू एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल and this is not possible in the solids. Simple है, समझ में आ गया. Next, heat transfer through convection takes place by the actual movement of particle. ये तो अभी समझ लिया हमने, यही कंसेप्ट तो था. Heat transfer through convection takes place by the actual movement of the particle. Yes, true. लेकिन इसका रीजन क्या दोगे? ट्रू तो है ना. व्हाट इज द रीजन? रीजन तो देना है ना, सही स्टेटमेंट का भी रीजन देना है. बेटा क्यों होता है बताओ ऐसा? Because in convection the particles are air and water which can move freely. Now when they can move freely, the warm air or warm particle basically you can say, क्योंकि water और air दोनों की बात कर रहे हैं, so don't write any water or air, just write on particle. So warm particle always rises up. जब वो rise up होंगे तो अपनी जगह को खाली छोड़ेंगे, तो क्या होता है ऐसे में? साइड से ठंडे वाले पार्टिकल आते हैं. देखो मैं डायग्राम से बता रही हूँ. यहाँ पर लेट्स से दिस इज अ बीकर, इसको हमने यहाँ से हीट अप किया, है ना. तो यहाँ के जो पार्टिकल होंगे लेट्स से वाटर के, तो वो क्या होंगे? दे विल राइज अप. तो ये वाली जगह को खाली छोड़ेंगे, तो यहाँ पर साइड वाले जो ठंडे वाले पार्टिकल थे वो यहाँ से इस सेंटर में आते हैं हीट इसको कवर अप करने के लिए. फिर वो गर्म होते हैं, फिर वो ऊपर जाते हैं, फिर साइड से और आते हैं. सो व्हाट इज हैपनिंग? देयर इज अ कंटिन्यूअस लूप, अप देन साइड से डाउन, देन अप देन साइड से डाउन. What is this? This is convection, right? So that's why the actual movement of particle take place. ठीक है. अब आंसर को प्रॉपर तरीके से फ्रेम कैसे करेंगे? Let's have a look here. Let me erase it and okay. चलो आंसर ये है इसका आंसर. Liquid and gas particles are free to move. First step.
On heating, these particles gain energy and rises up. As a result, the colder particle from the sides, they move down to take their place, and this causes the continuous circulation of the particle. That's why in convection, actual movement of the particle take place. समझ में आ गया? Understood? Next. Areas with clay materials allow more seepage of water than those with the sandy material. बेटा सीपेज वाला अगेन एक्सपेरिमेंट किया था हमने, है ना? सबसे ज्यादा सीपेज कहाँ होता है? जहां पे पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा होती है. अब क्ले और सैंड दोनों में से पार्टिकल के बीच में कहाँ स्पेस ज्यादा है? नो डाउट सैंड में ज्यादा है. तो सैंड में सीपेज ज्यादा होने चाहिए, राइट? यहां क्या लिखा हुआ है? एरियाज विथ क्ले मटेरियल अलाउ मोर सीपेज. सो फॉल्स हो गया स्टेटमेंट, है ना? दिस इज फॉल्स. आंसर में क्या लिखोगे? बिकॉज क्ले इज हैविंग लेस स्पेस इन बिटवीन द पार्टिकल्स, सो लेस सीपेज विल बी देयर. सिंपल है इसका आंसर. ठीक है, देखो, दिस इज द वन. Clay has less space in between the particles than sand, so in clay seepage will be less. Simple. चलो next one. The movement of cooler air from land to sea is called land breeze. The movement of cooler air from land to sea is called land breeze. True है statement. This is true. अब अगर कभी आपको confusion हो कि land breeze किसको बोलते हैं और sea breeze किसको बोलते हैं, तो इसके लिए एक ट्रिक है याद करने के लिए. What is that? बेटा जहां से भी ठंडी हवा चलेगी उसी जगह के आगे ब्रीज लगा दो. सिंपल. अगर लैंड से ठंडी हवा चली तो वो लैंड ब्रीज, अगर सी से ठंडी हवा चली तो इसका मतलब वो सी ब्रीज. यहां पे क्या लिखा हुआ है? मूवमेंट ऑफ कूलर एयर फ्रॉम लैंड टू सी, इसका मतलब लैंड ब्रीज है. सो स्टेटमेंट ट्रू है. अब इसका आपको रीजन भी तो देना है. बेटा जो फॉल्स स्टेटमेंट होते हैं ना, उनका रीजन देना बड़ा आसान है, लेकिन जो ट्रू स्टेटमेंट है, अब उसके पीछे क्या रीजन लिखोगे? क्या रीजन देना है? बेटा यहां पर आपको ये जस्टिफाई करना है कि एक्चुअल में ऐसा होता है. ये इसका आंसर है. ठीक है, अब जस्टिफिकेशन कैसे होगा? ड्यूरिंग द नाइट टाइम पे क्या होता है? सराउंडिंग ठंडी हो जाती है, तो लैंड जल्दी ठंडा होगा. हमेशा लैंड पे टेम्परेचर चेंज फास्ट देखने को मिलता है. अगर गर्मी होगी तो भी गर्म जल्दी होगा, अगर ठंडा होगा तो भी गर्म, तो भी ठंडा जल्दी होगा, है ना? सो यहाँ पर हुआ क्या? ड्यूरिंग नाइट टाइम लैंड ठंडा हो गया, सी आपका वार्म ही रह गया. तो अगर सी वार्म हो गया तो सी के ऊपर की एयर अगेन warm air rises up. If warm air will rise up to cover up that area, what will happen? The cold air from land will move towards the sea, creating this land breeze. ठीक है, आंसर देखो कैसे लिखोगे? During the night time, sea doesn't cool faster. जल्दी ठंडा नहीं होता लैंड की कंपैरिजन में. So warm air above sea rises up. Cool air from the land move towards the sea, creating the land breeze. Answer. Understood? अगर बेटा यहाँ पर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, अच्छे से कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाए, डोंट वरी, इसके बेसिस पे पूरा आगे क्वेश्चन है, डिटेल में समझेंगे वहां पे. ठीक है, चलो मूविंग अहेड. नेक्स्ट वन. सम आइस क्यूब्स प्लेस्ड इन डिश मेल्ट इनटू वाटर आफ्टर सम टाइम. वेयर डू दीज आइस क्यूब्स गेट हीट फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन? बेटा इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए पहले इस बात को समझो कि जो आइस है इसको वाटर में कन्वर्ट अगर करवाना है, सो इट नीड सम हीट. जब तक फ्रीजर में था, टेम्परेचर कम था, तो ये आइस यानी सॉलिड फॉर्म में था, वाटर. अब यहां से जैसे ही बाहर रखा तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ. इंक्रीज होते ही ये आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो गई, है ना? अब वो टेम्परेचर इंक्रीज कैसे हुआ? कहीं ना कहीं से तो हीट सोर्स होगा ना, कहीं ना कहीं से हीट मिला होगा उसको. अब वेयर इज दैट हीट सोर्स? हमने जाके उसको गैस के ऊपर तो रखा नहीं. यस, सो व्हाट इट शोज दैट सम हीट source is there, some heat transfer is taking place in our surrounding also, and that you have to write down here. अब बताओ कहाँ है वो हीट ट्रांसफर? पढ़ा है ना वन शॉट में. क्या है वो? रेडिएशन. द फर्स्ट एंड मेन आंसर हियर इज रेडिएशन. बेटा हमारे आसपास कई सारे हीट सोर्स है, एंड दे रेडिएट द हीट एनर्जी, एंड फॉर रेडिएशन यू डोंट नीड एनी मीडियम. जहां पर भी वो होंगे अपने आसपास वो हीट रेडिएशन को रिलीज करते हैं, और जो उसके आसपास में ऑब्जेक्ट होते हैं वो उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं. यस, सो हियर आइस इज दैट ऑब्जेक्ट विच इज एब्जॉर्बिंग दैट हीट रेडिएशन. और अगर एब्जॉर्ब करेगी हीट रेडिएशन को तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा और धीरे धीरे वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी. क्लियर? सो दिस इज वन ऑफ द आंसर. सेकेंड, इज देयर एनी अदर हीट सोर्स? यस बेटा, एयर पार्टिकल विच इज मूविंग इन सराउंडिंग ऑफ दैट आइस क्यूब, वो एयर ने भी तो कहीं ना कहीं से हीट एब्जॉर्ब करी होगी ना. अभी हमें पता पड़ गया कि एयर एंड वाटर पार्टिकल्स कैन एब्जॉर्ब द हीट एनर्जी, देन दे राइज अप. ये सारा पढ़ लिया हमने.
तो यानी कि जो ये पार्टिकल्स होते हैं एयर के, वो हीट को एब्जॉर्ब करके घूम रहे होते हैं, है ना। अब वो उसके आसपास अगर घूमेंगे और आइस को अगर टच करेंगे तो क्या होगा, जो आइस होगी वो उस एयर से अपने आसपास के जो एयर पार्टिकल्स हैं उनसे हीट को एब्जॉर्ब कर सकती है। अंडरस्टूड? सो देयर आर टू रीजन फॉर द सेम क्वेश्चन। देखो, द आइस क्यूब गेट्स हीट मेनली फ्रॉम द सराउंडिंग एयर एंड द डिश। द सराउंडिंग एयर इज वार्मर देन द आइस, so it transfer heat to the ice cube. Surrounding air is warmer than the ice, so it transfer the heat to the ice cube. Clear? Next, the hot objects in the surrounding radiates the heat. जितने भी hotter objects surrounding में होंगे वो heat को radiate करेंगे, so ice cubes can absorb these heat radiation and melt. समझ में आ गया आंसर? चलो, moving ahead. Next one, a burning incense stick. बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इंसेंस स्टिक? इंसेंस स्टिक इज अगरबत्ती, उसको बोलते हैं, ठीक है। सो अ बर्निंग इंसेंस स्टिक इज फिक्स्ड पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। उसको जलाया है और इस तरह से फिक्स किया हुआ है कि जो जला हुआ पार्ट है वो नीचे को पॉइंट कर रहा है, ओके। इन विच डायरेक्शन वुड द स्मोक फ्रॉम द इंसेंस स्टिक मूव? इसका आंसर तो बड़ा ईजी है। इंसेंस स्टिक को अगर उल्टा भी लगा दोगे, इवन देन दैट स्मोक विच इज प्रोड्यूसिंग फ्रॉम दैट बर्निंग पार्ट, वेयर इट विल गो? इट विल ऑलवेज मूव अपवर्ड। क्यों? बिकॉज जो स्मोक है एक्चुअली दैट इज द हॉट गैस एंड हॉट एयर ऑलवेज राइजेस अप। शुरू से पढ़ रही है, ठीक है। सो स्मोक विल मूव अपवर्ड, नो डाउट अबाउट इट। शो द मूवमेंट ऑफ स्मोक विद द डायग्राम। डायग्राम भी बनाना है। अब देखो पहले आंसर कैसे लिखेंगे वो देखते हैं, ठीक है। द स्मोक मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन ओनली। व्हाई? दिस हैपेंस बिकॉज स्मोक इज हॉटर देन द सराउंडिंग एयर। आसपास की एयर से स्मोक क्या है? हॉटर है। हॉट एयर ऑलवेज एक्सपैंड्स एंड बिकम लाइटर। बेटा ये लाइन अगर वन शॉट देखा है तो आराम समझ में आ रही होगी अभी, लेकिन अगर वन शॉट नहीं देखा है तो आई थिंक यू विल बी कंफ्यूज्ड हियर। व्हाई इट एक्सपैंड्स एंड बिकम लाइटर? डू यू नो इट्स आंसर? बेटा हॉट अगर कोई सब्सटेंस है, हॉट एयर है, इसका मतलब उसके पास क्या है? हीट एनर्जी है। अगर किसी के पास भी एनर्जी होगी तो वो एक जगह नहीं रुकते, वो रैंडमली मूव करते हैं, और जब रैंडम मूवमेंट होगा तो वो एक दूसरे से टकरा के दूर 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 भागेंगे। ये देखो दूर दूर भाग रहे हैं, तो मेरे हाथ से भी पता पड़ रहा है एक्सपैंड हो रहे हैं, है ना। और जब कभी भी एयर एक्सपैंड होती है या कोई पार्टिकल एक्सपैंड होता है तो वो लाइटर हो जाता है, हल्का हो जाता है। सो एक्सपैंड्स एंड बिकम लाइटर, सो इट ऑलवेज राइजेस अप ड्यू टू द कन्वेक्शन। समझ में आ गया आंसर? अब डायग्राम कैसे बनाओगे? ये देखो मैंने बना के दिखाया हुआ है। इंसेंस स्टिक, यू विल शो द डायग्राम। पेंसिल से शेड करके बनाना, अगर एग्जाम में आ जाता है तो शेड करो और उसको स्प्रेड होते हुए दिखाना है। डोंट मेक अ सिंगल स्ट्रीक ऑफ स्मोक। बेटा स्मोक कभी भी ऊपर को जाते 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 तो फैलता है, स्प्रेड होता है ना। तो वो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा डायग्राम। आई होप यू आर एबल टू सी दिस, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, टू टेस्ट ट्यूब विद वाटर आर हीटेड बाय कैंडल फ्लेम हियर एज शोन इन द फिगर। बेटा हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। जिसने इसका आंसर खुद से कर लिया, यू आर थ्रू विद द कंसेप्ट, ठीक है। चलो, विच थर्मामीटर विल रिकॉर्ड अ हायर टेम्परेचर? एक्सप्लेन। अब पहले सेटअप को समझते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर? ये टेस्ट ट्यूब, यहाँ पर इसके अंदर डाला है लेबोरेटरी थर्मामीटर, ये भी टेस्ट ट्यूब, यहाँ पर भी लेबोरेटरी थर्मामीटर, है ना, दोनों में पानी। लेकिन चेंज कहाँ पर है? पोजिशन ऑफ बर्निंग कैंडल। यहाँ पे बर्निंग कैंडल बेस पे है, यहाँ पे बर्निंग कैंडल साइड में है, ऊपर। अब बताओ कहाँ पर वाटर का टेम्परेचर थर्मामीटर में दिखाई देगा? जल्दी क्वेश्चन है, विच थर्मामीटर विल रिकॉर्ड हायर टेम्परेचर? यस, कहां पर पानी जल्दी गर्म होगा बेसिकली? यस, अब बताओ कहां होगा? टेल मी इन द कमेंट्स, जल्दी सोचो और मुझे आंसर बताओ इसका, कहां पर होगा? चलो कंसेप्ट को समझते हैं। बेटा कंसेप्ट इज हॉट पार्टिकल्स ऑलवेज राइजेस अप, है ना। अब यहां पर बेस में पार्टिकल गर्म होंगे तो हॉट पार्टिकल ऑलवेज राइजेस अप, ऊपर जाएंगे, तो साइड से ठंडे पार्टिकल नीचे आएंगे, कन्वेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर हॉट पार्टिकल होंगे लेकिन वो पहले ही ऊपर हैं। अगर ऊपर पहले ही हैं तो नीचे थोड़ी आएंगे। हॉट पार्टिकल ऑलवेज राइजेस अप, तो वो अगर ऊपर ही है बेटा तो वो नीचे नहीं आने वाले, फिर तो वो और ऊपर जाएंगे ना, फिर वो गैस में कन्वर्ट हो गए, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अंडरस्टूड? तो यहां पर जो ये बल्ब नीचे यहां पर है, देखो थर्मामीटर का जो पोजीशन है वो कहां है? बेस में। तो ये गर्म वाले पार्टिकल बेस में तो आएंगे ही नहीं। यस, तो इस वाले थर्मामीटर पे टेम्परेचर धीरे दिखाई देगा, राइज होता हुआ। क्लियर?
सो फर्स्ट वन इज द आंसर, हियर द टेम्परेचर विल राइज फास्टर। समझ में आया? डोंट वरी, अभी पढ़ते पढ़ते आंसर को पढ़ते पढ़ते दोबारा समझेंगे। देखो, द हायर टेम्परेचर विल बी रिकॉर्डेड इन द फर्स्ट थर्मामीटर। नाउ व्हाई इट इज सो? इन फर्स्ट सेटअप व्हाट इज हैपनिंग? वाटर एट द बेस इज हीटेड। बेस में पहले पानी गर्म हो रहा है। नाउ हॉट वाटर एक्सपैंड्स, बिकम लाइटर एंड राइजेस अपवर्ड। हॉट वाटर ऊपर को राइज होगा, है ना? नाउ एज इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द थर्मामीटर, जैसे ही यह हॉट वाटर ऊपर जाएगा तो किसके कॉन्टैक्ट में आएगा? थर्मामीटर के बल्ब के। और जैसे ही कॉन्टैक्ट में आएगा थर्मामीटर एकदम से रिकॉर्ड कर लेगा टेम्परेचर राइज को। ठीक है? सो हियर इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द थर्मामीटर बल्ब नियर द सरफेस, द टेम्परेचर राइज क्विकली इन द थर्मामीटर। समझ में आया? नाउ व्हाट हैपेंस इन द सेकंड वन? देखो, इन सेकंड सेटअप वाटर एट द सरफेस इज हीटेड अप। सरफेस वाला वाटर हीट हो रहा है एंड इट रिमेन्स एट द टॉप सिंस हॉट वाटर कैन नॉट मूव डाउनवर्ड। जो हॉट वाटर है वो सरफेस पे गर्म हुआ है तो सरफेस पे रह जाएगा, उसके ऊपर ही जाएगा, बेसिकली नीचे नहीं आ सकता। इट कैन नॉट मूव डाउनवर्ड। नाउ देयरफॉर द थर्मामीटर बल्ब एट द बेस, थर्मामीटर का बल्ब यहाँ कहाँ है? टॉप पे नहीं है बेटा, बेस में है। तो बेस के पानी में तो वो हॉट वाटर मिक्स ही नहीं हो रहा, सो इट विल नॉट शो राइज इन द थर्मामीटर टेम्परेचर एज soon as in comparison with the first one. फर्स्ट वाले में जल्दी दिखाई देगा। समझ में आया आंसर? कंसेप्ट। चलो नेक्स्ट वन, वाई आर हॉलो ब्रिक्स यूज टू कंस्ट्रक्ट द आउटर वॉल्स ऑफ द हाउस इन हॉट रीजन? अगेन इसका प्रॉपर आंसर मैंने आपको वन शॉट में बता रखा है बेटा। क्वेश्चन में है हॉलो ब्रिक। हॉलो चीज के अंदर क्या होती है? एयर होती है। सो इट इज basically again from the concept of air. Air is a poor conductor or good conductor. ठीक है? So air is a poor conductor. Now why hollow bricks are used to construct the outer walls of house in hot region? ये आपका हाउस है ना, मान लो अभी हट बना देते हैं, चलो ऐसा वाला। So ये आपका हाउस, यहाँ पर टेम्परेचर, here टेम्परेचर इज हायर, है ना, हायर। अंदर आपको टेम्परेचर नहीं चाहिए तो क्या किया? बीच में यहाँ पर हॉलो ब्रिक्स से घर बना दिया, वॉल बना दी। अब क्या होगा? ये हॉलो ब्रिक्स आर इंसुलेटर, सो यहां से टेम्परेचर को ये घर के अंदर नहीं जाने देंगे। कंडक्शन विल नॉट हैपन, दे आर पुअर कंडक्टर। ठीक है? सो आंसर देखो क्या होगा? हॉलो ब्रिक्स विल ट्रैप द एयर विच इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। द ट्रैप्ड एयर acts as an insulating layer which don't allow heat from the surrounding to go inside. ठीक है? So they will not allow the heat transfer from surrounding to inside. Easy है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन हाउ लार्ज वाटर बॉडीज प्रिवेंट एक्सट्रीम टेम्परेचर इन द एरियाज अराउंड देम। बेटा ये आ गया वो क्वेश्चन सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज वाला, मैंने बताया था डिटेल में बढ़ना आगे। दिस इज द वन। ठीक है? नाउ इन दिस क्वेश्चन नो वेयर इट इज रिटन लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, बट स्टिल इट इज फ्रॉम द सेम कंसेप्ट। वाई? बिकॉज हियर लार्ज वाटर बॉडीज इज रिटन, इसका मतलब सी एंड ओशंस की बात हो रही है। नाउ हाउ दीज लार्ज वाटर बॉडीज यानी सी एंड ओशन प्रिवेंट द एक्सट्रीम टेम्परेचर इन देयर सराउंडिंग, मतलब जो लैंड है वहां पर ये टेम्परेचर को कैसे मॉडरेट रखते हैं? कैसे रखते हैं बताओ? व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द डे टाइम? देयर इज सी ब्रीज। डे टाइम पे सी ब्रीज, सी ब्रीज मतलब सी से ठंडी हवा लैंड की तरफ। तो ड्यूरिंग द डे टाइम जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो लोगों को क्या मिल रही है आसपास? ठंडी हवा मिल रही है ओशन से, सो टेम्परेचर मॉडरेशन। और ड्यूरिंग द नाइट टाइम व्हाट हैपेंस? नाइट में होती है लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज मतलब लैंड से ठंडी हवा गई ओशन में। अगर लैंड की ठंडी हवा ओशन में चली गई तो कहीं से तो वार्म एयर भी आएगी ना लैंड पे, कन्वेक्शन में। कन्वेक्शन में क्या होता है? देयर इज अ सर्कुलेशन ऑफ द एयर या फिर वाटर यू कैन से। ठीक है? सो व्हाट इज हैपनिंग? ठंडी हवा गई आपकी ओशन में तो गर्म हवा कहीं ना कहीं से आई। सो व्हाट इज हैपनिंग अगेन? ड्यूरिंग द नाइट टाइम व्हेन टेम्परेचर फॉल्स पीपल आर रिसीविंग द वार्म एयर। सो दिस इज टेम्परेचर मॉडरेशन। क्लियर? अब इसका आंसर जब लिखेंगे तो अगर ये 3 मार्क्स में आ गया तो लंबा सा आंसर है इसका। कैसे स्टार्ट करेंगे बेटा? यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर वन कंसेप्ट। जितने भी वाटर बॉडीज होती हैं, अगर लार्ज वाटर बॉडी है तो उसका टेम्परेचर हमेशा धीरे चेंज होगा इन कंपैरिजन टू द लैंड। अगर इंक्रीज होने की बात करें तो भी धीरे होगा और डिक्रीज होने की बात करें तब भी धीरे होगा। बस इतना सा कंसेप्ट है। अगर ये समझ में आ गया ना, इसके आगे आंसर बड़ा ईजी है। ठीक है? अब ऐसा क्यों होता है ये मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया था बेटा। लैंड के पार्टिकल फिक्स हैं, सॉलिड हैं, तो अगर टेम्परेचर धूप पड़ेगी तो इंक्रीज होगा टेम्परेचर। पार्टिकल लैंड सरफेस पे रहेंगे तो इंक्रीज पता जल्दी होगा, है ना। लेकिन अगर वहीं आप सी को देख लो तो
तो सी के सरफेस पे भी धूप पड़ रही है, पार्टिकल्स आर एब्जॉर्बिंग दैट एनर्जी बट दे आर नॉट फिक्स्ड, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग विद द वेव्स। सो जितने भी हीट एनर्जी वो थोड़ी बहुत बढ़ी, वो फिर चले जाते हैं दूसरी जगह पे, तो वहां पे क्या हो रहा है, हीट एनर्जी वो भी रिसीव हो रही है, वो स्प्रेड हो जा रही है। सो स्लोली दे विल शो द चेंज। अंडरस्टूड? सो हाउ यू विल राइट डाउन द आंसर? The temperature of large water bodies changes slowly in comparison to the land nearby. Now, what will happen during the daytime? During the daytime, land heats up faster. Land जल्दी गर्म होगा, making the air above it warm. बेटा land अगर गर्म हो गया तो उसके ऊपर की हवा भी गर्म हो जाएगी, and warm air always rises up. ये पता है हमें. Now, when warm air will rise up, बेटा ये आपका land, इसकी अगर air ऊपर चली गई, है ना, air ऊपर चली गई, तो ये वाला एरिया खाली छोड़ दिया। इस एरिया को कवर करने के लिए ये जो ओशन की हवा है वो एकदम से यहाँ को जाती है इस एरिया को कवर करने के लिए। सो सी ब्रीज मूविंग टुवर्ड्स द लैंड, दिस इज कोल्डर एयर, है ना। सो कूलर एयर फ्रॉम द सी देन मूव टुवर्ड्स द लैंड कीपिंग द टेम्परेचर मॉडरेट। इस तरीके से इस एरिया का टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द नाइट टाइम? एट नाइट लैंड्स टेम्परेचर गो डाउन फास्टर। नाइट में भी क्या होगा, यहाँ दिन में टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो लैंड का जल्दी हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो भी लैंड का ही जल्दी होगा, है ना। सो हियर लैंड टेम्परेचर गोज डाउन फास्टर और सी क्या रह जाता है, सी रह जाता है गर्म। अगर सी गर्म रह गया तो उसके ऊपर की एयर भी वार्म रहेगी, वार्म एयर ऑलवेज राइजेज अप। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर जो ये आपका ओशन था इसके ऊपर की एयर गई, इसके एयर पर जो एयर थी वो वार्म है और वो ऊपर चली गई है, तो यहाँ पे जगह खाली रह गई। सो अब जो लैंड है वहां से एयर सी की तरफ जा रही है, ठीक है। सो ठंडी हवा, दिस इज कोल्ड एयर, सो कोल्ड एयर इज गोइंग टुवर्ड्स द सी। अगर कोल्ड एयर चली गई बेटा इस एरिया को भी कवर करने के लिए कोई तो आएगा, है ना। सो वार्म एयर फ्रॉम द सराउंडिंग फिल्स इट अप, ठीक है। वार्म एयर राइजेज एंड कूल एंड कोल्ड एयर फ्रॉम लैंड मूव टुवर्ड्स द सी. To cover up the area, the warm air again fills up the land due to the convection. लैंड से ठंडी हवा ओशन की तरफ और जो लैंड वाला एरिया था उसको कवर अप करने के लिए आसपास की सारी वार्म एयर वहां पे आ जाती है। सो वार्म एयर इज रिसीव्ड बाय द लैंड पीपल ड्यूरिंग द नाइट टाइम, ठीक है। एंड दिस वे व्हाट हैपेंस, एज अ रिजल्ट लार्ज वाटर बॉडीज मेंटेन मॉडरेट टेम्परेचर इन द नियर बाय एरियाज। क्लियर? सो दिस वे वी हैव जस्टिफाइड द आंसर। Done? चलो next one. Explain how water seeps through the surface of earth and gets stored as groundwater. बेटा यहाँ पर आपको कैसे सीप होता है जिसकी वजह से हमने प्रॉपर एक्टिविटी भी करी थी, है ना। वाटर को पास करवाया था क्ले से, सैंड से, ग्रेवल से, तो सीप कैसे होता है वो कंसेप्ट लिखना है। सो बेसिकली यू हैव टू राइट डाउन अबाउट द इनफिल्ट्रेशन एंड देन हाउ इट गेट्स स्टोर्ड एज ग्राउंड वाटर। डू यू रिमेंबर दिस डायग्राम, है ना। ये पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन कर सकता है इस क्वेश्चन को। क्या होता है यहाँ पर, द सरफेस वाटर दैट इज कमिंग फ्रॉम रेन एंड फॉलिंग ऑन द सरफेस, या फिर जो ये पानी रिवर में है, दिस सरफेस वाटर सीप्स इन थ्रू द स्पेसेस ऑफ सैंड, ग्रेवल, जो भी वहां मिट्टी है उसके जो बीच में स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में, वहां से नीचे जा रहा है। देन व्हाट हैपेंस, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सीपिंग। नाउ व्हेन इट गोज डाउन इट गेट्स स्टोर्ड इन विच लेयर, लेयर का नाम क्या है, एक्वीफर। और what is this layer? It is having big spaces between the rocks and sediments. So the seeped water gets stored here and this is called groundwater. ठीक है, आंसर कैसे लिखोगे देखो, the surface water seeped down through the pores of soil, sand, gravel by the process of infiltration. ये infiltration word लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर, and it then gets collected as a groundwater in the aquifer layer में यह जाके स्टोर हो जाता है, which is a layer of sediments and rocks having large pores and space between them. Understood? This is a 2 marker question. डायग्राम लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर 3 मार्कर है और उसमें पूछा है डायग्राम, देन यू हैव टू ड्रॉ दिस, ठीक है। थोड़ा बहुत ड्रॉ करना आना चाहिए, ये ज्यादा घर वर से बनाने की जरूरत नहीं है, बट येस दिस ऑल स्मॉल पेबल्स, रॉक्स, ये बताना पड़ेगा आपको, है ना। वाटर को आप ब्लू क्राउन से कलर कर देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, the water cycle helps in the redistribution and replenishment of water on the earth. Justify this statement. बेटा वाटर साइकिल से जो वाटर है अर्थ पे वो कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट होता है और रिप्लेनिश होता है, यू हैव टू जस्टिफाई दिस आंसर, ठीक है, बाय गिविंग सम इंसिडेंट, ऑब्वियसली एग्जांपल्स। देखो रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है बेटा, वाटर साइकिल में क्या होता है, वाटर इवेपोरेट होता है जितनी भी वाटर बॉडीज होती है वहां से।
अब हमारे पास सबसे बड़ी वाटर बॉडी कौन सी है? ओशन एंड सी। और वहां का पानी हम यूज कर सकते हैं क्या? नो। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? Due to evaporation, water is going to the clouds and those clouds are traveling to the land and then rain is falling down. So जो ओशन का पानी हम यूज नहीं कर सकते, वही ओशन का पानी क्लाउड बन के लैंड पे आ रहा है और फिर हम उसको यूज कर सकते हैं. So what is happening? Redistribution. The water which we are not able to consume, we are not able to use, that is present in the ocean and the sea, we are able to use it due to this water cycle. अंडरस्टूड. एंड हाउ रिप्लेनिशमेंट? बेटा रिप्लेनिशमेंट इसलिए क्योंकि कई सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे बिल्कुल सूखा होता है, विच आर टोटली डिपेंडेंट ऑन रेन वाटर. तो वहाँ पे जब बारिश होगी तो ऑब्वियसली उनको भी वाटर मिलेगा. सो रिप्लेनिशमेंट, यस. उसके अलावा हम जो ग्राउंड वाटर है उसको कंटिन्यूसली यूज कर रहे हैं, खत्म हो रहा है, तो उसका रिप्लेनिशमेंट कैसे होगा? जब बारिश होगी तो सरफेस से पानी आएगा, तो सीप इन होगा, इनफिल्ट्रेशन होगा, अगेन ग्राउंड वाटर फिल हो जाएगा. सो रिप्लेनिशमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर, रिप्लेनिशमेंट ऑफ रिवर वाटर, जो इतनी भी रिवर होती है सूख जाती है कभी, तो उनका भी रिप्लेनिशमेंट हो जाता है. ठीक है, देखो आंसर कैसे लिखोगे. द वाटर साइकिल हेल्प इन रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड रिप्लेनिशमेंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ इन द फॉलोइंग वे. फर्स्ट वन, redistribution. How redistribution? It moves water from salty ocean and sea to the other parts of the earth through rainfall. This ensure that even areas far from the ocean receive the fresh water. ठीक है. Next one, replenishment कैसे? Rainfall replenishes ground water. बता दिया मैंने कैसे. And surface water sources also. जो भी पॉन्ड है, लेक है, ओशन है जो सूख गई हैं, उनको भी रिप्लेनिश कर देती है. कौन? रेन. It also provide relief to the region facing drought, maintaining balance in the water availability. Understood? So this way you can write down and it is a 2 marker again. Clear? Chalo. With this we are done with this all NCERT solutions. I hope you were able to comprehend each and every answer. Questions tough the, no doubt, but if you know the concept, you will be through with the answers also. Still having any doubt or facing any difficulty, comment, I will revert back there. ठीक है? चलो, take care and bye bye.